हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग उपस्थित हैं एससीईआरटी की क्लास में। और एससीईआरटी की क्लास में हम लोग 6th क्लास का एससीईआरटी का किताब पढ़ रहे हैं, इतिहास। और टॉपिक हो जाता है, अभी पहला टॉपिक ही हम लोग पढ़ रहे हैं, आज समाप्त कर देंगे, है ना। हमारा अतीत यही टॉपिक है। कंपटीशन की दुनिया में देखा जाए, जीएस की दुनिया में देखा जाए, यूपीएससी की दुनिया में देखा जाए या बीपीएससी, जो भी व्यक्ति कमीशन स्टेट लेवल का तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए यह जो किताबें हैं गीता कुरान की तरह है। जिस तरह से हिंदू धर्म वाले गीता को अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं, है ना। सनातनी नहीं, सनातनी बौद्धों का धर्म है, हिंदुओं का धर्म नहीं है, ये बौद्धों का धर्म है सनातनी। और गीता जो बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, वो हिंदुओं का धर्म हो जाता है, धर्म ग्रंथ हो जाता है। अब इस पे भी बहुत कटाक्ष मत करिएगा, पढ़िएगा, समझ में आएगा तभी कटाक्ष करिएगा। और रहा सवाल, जब हम लोग कंपटीशन को फाइट करने के लिए जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग भी सबसे सटीक ग्रंथों को ही फोकस करते हैं। वो हो जाता है एनसीईआरटी, एससीईआरटी। और हम लोग वही तो कर रहे हैं, एससीईआरटी एनसीईआरटी कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हो जाता है चौथे अध्याय में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि तीसरे अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ें देखा था, है ना। अब हम लोग चौथे अध्याय में देखेंगे। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। चौथे अध्याय में हम लोग अभी अध्याय में वो सब चीज़ें जानेंगे जो हम लोग बाद में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ही ली थी। अब सोच के देखिएगा, क्या प्रक्रिया है। मनुष्य अपने दिमाग पर जोर दे दे कर, आवश्यकताओं को महसूस कर क्या से क्या नहीं सीखा। इस दिमाग को विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगा है, बहुत समय लगा, तब जाकर के आज इस स्थिति में हम लोग हैं। हम अपने पूर्वजों की कहानी इतिहास में जब पढ़ते हैं, जब पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग अगर पाषाण काल के बारे में अगर पढ़े, तब उस समय की कालखंडों के बारे में, वहाँ की समाज, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वेशभूषा, वहाँ का खान पान, और फिर अभी वर्तमान का जो है रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कितना फ़र्क है, कितना अंतर है ना, कितना फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है। आज साइंस कितना डेवलप है। उस ज़माने में लोग पत्थरों से हथियार बना लिया तो उनके जीवन में क्रांति हो गई। उन लोगों ने आग की खोज कर ली तो उनके जीवन में क्रांति हो गई। आमूलचूल मौलिक परिवर्तन हो गया, उनके जीवन में जीने का सलीका बदल गया। आज हम लोग ज़मीन से आसमान का सफ़र करते हैं। साइंस इतना डेवलप है। इस दिमाग को विकसित होने में कितना वर्ष लगा होगा। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ये हम विकास की जो अवस्था पढ़ते हैं मनुष्य का, वहाँ से वो इतिहास जो हमें सब कुछ बताता है, दिखाता है, दर्शाता है, जताता भी है। अब ज़रा सोच के देखिएगा, आपके दिमाग को विकसित होने में इतना समय लगा, और यही दिमाग अगर आपको परेशान कर दे तो क्या हाल होगा। इसीलिए दिमाग पर नियंत्रण करिए, और दिमाग पर नियंत्रण करने के साथ साथ अपने पढ़ाई का जो सलीका, जो तरीका है, उसको थोड़ा मूव करिए। 10 या 12 घंटे, ज़्यादा नहीं, 18 घंटों की हम बात नहीं कर रहे, 10 से 12 घंटा अगर रोज़ पढ़िए तो बिहार शिक्षक भर्ती आराम से निकल जाएगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि 4.0 के लिए क्या करना चाहिए। अभी से हम बोल रहे हैं ना, जब भी आप जगिए, जब भी उठिए तभी सवेरा। अगर आप अभी से लग जाते हैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी के अध्ययन करने में, तो फिर वो दूर दिन नहीं होगा। वो दिन जो है दूर नहीं होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, वो दिन आप खुश रहिएगा। तो यही सब चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे, है ना। यानी कि अब मनुष्य क्या किया, पशुपालन, व्यापार, यातायात में प्रगति आ गई। मध्यकालीन भारत जब हम लोग पढ़ेंगे, प्राचीन भारत तो अभी देख ही रहे हैं,
मध्यकालीन भारत में जब हम लोग प्रवेश करेंगे और आधुनिक भारत में जब हम लोग परिवेश करेंगे, तब देखिएगा कितना फैक्ट और कितना कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से मिलता है। एससीईआरटी की किताबों में सब कुछ है, इसको कम मत आंकिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां हम लोग पढ़ रहे हैं, आपने छोड़ दिया है ना। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप पीजी कर चुके हैं, फिर भी आपको पढ़ना पड़ रहा है 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 का किताबें पढ़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है ना। आप समझ सकते हैं, अगर आपका एकेडमी अच्छा होता, आपकी स्टडी स्टाइल अच्छी होती, आपका बैकग्राउंड अगर बेहतर होता, तो ऐसा थोड़ी है कि लोग बिना एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़े हुए कंप्लीट नहीं करते हैं। उनकी संख्या ना के बराबर है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे, अब पशुपालन, व्यापार, यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान कर दिया। क्या कहता है? स्थिरता, सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान कर दिया। विद्यार्थी को जब वो स्टडी कर रहा हो तब उसे ज़्यादा झुंड में नहीं रहना चाहिए। किसी टीचर के पास अगर हजारों बच्चे हैं, अगर उसमें बैठ के पढ़ रहा है तो कभी कंप्लीट नहीं करेगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या है वहाँ पे बच्चे फाइट नहीं करते, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ हो वहाँ भी फाइट नहीं करते। पता है आपको सोचने का मौका कब मिलता है? जब आप अकेला होते हैं। अपनी ज़िंदगी को समझने का और खुद को समझने का सबसे अच्छा अवसर कब मिलता है? जब आप अकेले होते हैं। अकेले में निर्माण किया जाता है, खुद के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। जैसे आप किसी के प्रेम में पड़ जाइए, जैसे ही वहाँ पे ब्रेक मिलेगा आपका दिमाग है ना एक्टिव हो जाएगा, वेदना में उसके प्रति सोचना शुरू कर देगा, दुख में आ जाएगा। मौका मिला, आपने मौका दिया ही नहीं। आप तो बस तामझाम देख लिए, हज़ारों लोगों का भीड़ देख लिए, उसमें चले गए पढ़ने के लिए। भीड़ का हिस्सा बनने वाला विद्यार्थी कभी भी फाइट नहीं कर पाता, याद रखिएगा। भीड़ का हिस्सा बनने वाला विद्यार्थी कभी भी फाइट नहीं कर पाता। इसका वजह भी है, भीड़ में इंसान नहीं रहता। यह हमारे महापुरुषों का कहनाम है, यह फिलोसफर लोग भी कहता है ना। इसलिए भीड़ के हिस्सा से अब ज़रा सोच के देखिएगा, आपको बिहार का शिक्षक भर्ती में कंप्लीट करना है, आपको 71 बीपीएससी का कंप्लीट करना, आपको कमीशन फाइट करना है, तो आपको आम से खास कर बनना पड़ेगा। ये सफ़र जानते हैं किसका है? यह सफ़र जीरो से हीरो बनने का सफ़र है। और जीरो से हीरो बनने वाले जो लोग होते हैं उनका तरीका अलग होता है, सब काम वही तो करते हैं। ऐसा बात थोड़ी है जो टॉपर होते हैं वो किताबें नहीं पढ़ते, वो भी तो यही पढ़ते हैं, लेकिन उनके पढ़ने का तरीका, उनका टेक्निक कुछ अलग होता है जो बताना चाहते हैं हम आपको। हर शब्दों पे, हर लाइन पे उनका विश्लेषण होता है ना। अब ज़रा सोच के देखिए, लिखा क्या हुआ है यहाँ पर? स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया, है ना। पहला नगरीकरण की हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता हो जाता है, पहला नगरीकरण। और इस नगरीकरण ने दुनिया को सबसे खूबसूरत चीज़ सिखाया। इसका मतलब ये था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी सबसे ज़्यादा उन्नत अवस्था में थी, वहाँ का समाज सबसे ज़्यादा डेवलप था, है ना। जिस अवस्था में आप हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, समकालीन जितनी भी सभ्यता है, इतनी विकसित अवस्था में कोई भी सभ्यता नहीं है जितनी विकसित अवस्था में हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। और कांसा बनाने की जो तकनीक जो सबसे पहले किसी ने दिया, वो हड़प्पा वासियों ने ही दिया था, पूरी दुनिया को सिखाई थी। अवसर, भारत वालों को जब भी अवसर मिलता है वो कुछ भी कर देते हैं। ज्ञान का समंदर यहीं से बहता है। जब हम अभी के समय में आप देखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, है ना, टॉप 10 में कभी भी भारत का यूनिवर्सिटी नहीं आता। लेकिन एक ज़माना था, एक वक्त था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। भारत से बेहतर ज्ञान दुनिया के किसी भी कोने में था ही नहीं।
बहुत सारे लोग आते थे भारत में पढ़ने के लिए। चीज़ों को समझ में कैसे आएगा, है ना? थोड़ा बैठ कर के ज़्यादा अध्ययन करिए। शुरू में हम जो बात कहे हैं आपको बुरा लग गया होगा, है ना? इस पे भी गौर करिएगा। ज़्यादा अध्ययन करने के बाद ही सब पता चलता है। हम लोग बहुत सारे लोगों को मानते हैं, जानते नहीं हैं, है ना? जानना बहुत ज़रूरी है। मानना क्या है? एक परंपरा है, एक अंधविश्वास है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप में और रिक्शा चलाने वालों में क्या फ़र्क है? आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो फिर आप में, है ना, और ठेला चलाने वालों में, रेडी पे काम करने वालों में क्या फ़र्क है? कुछ तो फ़र्क होना चाहिए, है ना? जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्यु प्रांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़े, है ना? ये बाद की बात है। जब वैदिक सभ्यताओं का विकास हो गया, जब तथाकथित कहा जा सकता है ब्राह्मण और हिंदू धर्म का जब ज़्यादा प्रभाव दिखने लगा, है ना, तो समाज में डराने का काम किया जाने लगा, अंधविश्वास फैलाने का काम किया जाने लगा, है ना? ज्ञान विज्ञान की तो बात होती नहीं थी, धर्म की पढ़ाई हुआ करता था। और उसी समय ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि आपके मरने के बाद भी दूसरी दुनिया है ना? अब ज़रा सोच के देखिएगा, आप जन्म लिए ही नहीं, है ना, तब तक कि माँ के गर्भ में बैठा हुआ उस बच्चे को धर्म की जन्म घुट्टी पिलाई जा रही है। क्या किया जा रहा है? धर्म का जन्म घुट्टी पिलाया जा रहा है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, उस धर्म का प्रभाव धीरे धीरे उस बच्चे पर घर कर जाती है। बच्चे का शरीर बढ़े, जितना बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसका डर भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ। बाद में पता चलता है कि अच्छा, हमारे मरने के बाद एक अलग दुनिया भी है जिसको स्वर्ग और नर्क कहते हैं, है ना? सारे धर्मों में है, इस्लाम में भी है, हिंदू धर्म में भी है ना? स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, है ना? अब ज़रा सोच के देखिएगा, अच्छे कर्म अगर आप करेंगे, है ना, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और वहाँ पे अच्छे अच्छे खाना मिलेंगे, वहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ मिलेंगी, है ना? वहाँ पे अच्छे गद्देदार खुशबूदार आपको सेज मिलेंगे। और भोजन कितना भी कर लीजिए, अच्छे अच्छे पकवान कितना भी कर लीजिए, कभी भोजन समाप्त नहीं होगा, है ना? और कुंवारी लड़कियों का भोग कर लीजिए, उसका कुंवारापन कभी समाप्त नहीं होगा। ये स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है। नर्क बाद में बताते हैं। थोड़ा देर के लिए सोचिए, आप तो मान गए, लेकिन आप अपना दिमाग तो लगाइए, एक बार यहाँ पे दिमाग लगाइए थोड़ा देर के लिए। भोजन कौन करता है? आपका शरीर करता है, आत्मा भोजन नहीं करता। आपके मरने के बाद, आपको जलाने के बाद अगर आत्मा अगर स्वर्ग में चला भी जाता है ना, तो भोजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भोजन तो आपका शरीर करता है। जब आत्मा भोजन कर ही नहीं पाएगा, तो जितने अच्छे पकवान बने हुए ज्यों का त्यों रहेगा, है ना? अब किसी समागम करना है, किसी मतलब संबंध जो है ना, संबंध जो बनाए जाते हैं, वो संबंध तो दो लोगों का शरीर ही बनाता है। क्या आत्मा जब संबंध बना ही नहीं पाएगा, तो किसी का कौमार्य जो है वो ज्यों का तो ही बना रहेगा। तो ये क्या था? एक अंधविश्वास था। और अंधविश्वास में लोग जो है ना, वो जल्दी पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं था। आप क्यों इस अंधविश्वास को नकार देते हैं? क्यों नकारते हैं? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए हैं। जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं तब आपका दिमाग काम करता है ना? अब ज़रा सोच के देखिएगा, आपके घर में बहुत ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जैसे बाबा दादा जो भी हो, लेकिन आपके पिता हो सकता है कुछ पढ़े लिखे हो, तो उनके दिमाग में चलता होगा नहीं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं और आप ज़्यादा पढ़ने लिखने लगते हैं, जब आप कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, जब आप किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करने लगते हैं, जब आपके पास ज्ञान और विज्ञान आने लगता है, तब आपका दिमाग क्या होता है? तर्क करने लगता है। और यही तर्क है,
यही तर्क आपको यहाँ भी काम करने लगेगा। जैसे आप देखते हैं जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अंधविश्वासी नहीं होते, प्रगतिशील विचारधारा के लोग होते हैं। धर्म पे कुछ भी बोल दीजिए, कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा सही बोल रहा है ना। पाखंड पे कुछ भी बोल दीजिए, उसको लगेगा कि हाँ ठीक है। लड़ता कौन है? लड़ता कौन है? अंधविश्वास पे कौन लड़ जाएगा? जिसके पास ज्ञान नहीं होगा। यही चीज़ें हैं। अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे, अगर हम चीज़ों को समझेंगे, है ना, एनालिसिस करेंगे, अगर हमारी बौद्धिक क्षमता अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? यही बौद्धिक क्षमता का तो डिमांड आपसे करता है बीपीएससी, है ना। वो यही चाहता है कि हमारे लेवल को प्राप्त करिए और आइए, हमें आपसे जातीय दुश्मनी नहीं है, हम आपका सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा के आइए। जो लेवल, जो डिमांड हम कर रहे हैं, उस डिमांड को आप पूरा करिए। बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसको आपसे जातीय दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। यही तो आपको कहता है। अब जरा सोच के देखिए, आपने फिल्म में देखा ओ माय गॉड, है ना, नर्क का कॉन्सेप्ट भी आप समझ जाएंगे। देखिए सारा चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है इतिहास में। जब हम लोग नास्तिक धर्म पढ़ेंगे, जब वहाँ पे 6 धर्म, एक्चुअली नास्तिक धर्मों में 62 धर्म है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो सारे धर्म में से बस 2-3 धर्म ही हम लोग को पढ़ना है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अगर हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें तो निश्चित तौर पे कभी एक बार में आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बीपीएससी टीचर कौन बड़ा बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। आप रोज़ अगर 8 घंटा भी पढ़ते हैं 6-7 महीना, तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है बिहार शिक्षक भर्ती। लेकिन लोग सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, सही किताबों के साथ पढ़ नहीं पाते, सही टेक्निक के साथ पढ़ नहीं पाते। बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा स्कोर आता है। और बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही एकदम यूपीएससी टाइप का प्रश्न बनता है, ऐसा भी नहीं है। सारे के सारे प्रश्न तो इसी से किताबों से बनाया जाता है, इसी सब किताब से बनाया जाता है। ऐसा थोड़े है कि अलग से आसमान से टपक के आता है प्रश्न, ऐसा नहीं है। तो मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए और मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली, जिसके, है ना, साक्ष्य इस युग में मिलने लगते हैं। और 5वें अध्याय में आप देखेंगे, आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उसने नहीं पढ़े। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि का आविष्कार किया, जिसको भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, लेकिन बड़ा कोशिश करने के बाद भी आज भी इसको पढ़ा नहीं गया है। अगर पढ़ लिया गया होता तो हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म और संस्कृति के बारे में इससे कहीं ज़्यादा सटीक जानकारी आपको प्राप्त होती। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज अध्ययन ने इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको जानकारी हासिल करना है तो सिर्फ एक ही साक्ष्य है, वो है पुरातात्विक साक्ष्य, जिस पे आपको ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों का लिपि को भी जानकारी थी, अनेक मोहरों पर उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को जानने का जो सोर्स है वो साहित्यिक स्रोत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उसी के अध्ययन के आधार पर हम लोग इस इतिहास को पढ़ते हैं। हालांकि लिपि का ज्ञान हड़प्पा वासियों को था, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अपठनीय होने के कारण कुछ सटीक बातें कहना मुश्किल है। 6ठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा है। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसीलिए इनके लिए श्रुति शब्द का ही प्रयोग होता है। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि आरंभ में रचना तो हुई लेकिन लिखित रूप में नहीं हुआ था।
अब पहले के ज़माने में आपको पता होगा गुरुकुल हुआ करता था। अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, पाठशाला की बात करें, तो सबसे पहले जो राजा महाराजा के लोग जो ज्ञान अर्जित करने के लिए पता है कहाँ जाते थे? कोठा पर जाते थे, है ना। पहले शिक्षा का गढ़ कहाँ था? मंदिर था। मंदिर से ही वैश्यालय प्रारंभ हुआ, है ना। लेकिन ज्ञान जो है वो मंदिरों से प्रारंभ नहीं हुआ। एजुकेशन जो है वो मंदिरों से प्रारंभ नहीं हुआ। थोड़ा सा हट करके आइए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अजीब अचरज लगेगा, है ना। तो उस समय जब देखिएगा एजुकेशन यानी कि ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जब गुरु के पास कोई विद्यार्थी जाता था तो उसके पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था, क्योंकि लेखन कला डेवलप नहीं थी। दूसरी बात, जो भी ज्ञान अर्जित करना होता था, अपना जो गुरु है अपने शिष्य को सुनाता है ना, और फिर शिष्य बाद में गुरु बनता है, फिर अपने शिष्य को सुनाता है। यह एक परंपरा चली आई। श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी कि सुन करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। जैसे मानते हैं कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, सेम टू सेम तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं हमारी बातों को, हमारी इस स्टाइल को, कुछ ना कुछ आप परिवर्तन करिएगा। फिर कोई तीसरा आएगा, वो आपसे पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देगा। वो परिवर्तन बाद में कितना यहाँ पे अंधविश्वास को पैदा करता है, कितना आडंबर को पैदा करता है ना। दो चीज़ें यहाँ पे धारा चलने लगती है, एक बेहतर सकारात्मक पक्षों में और दूसरा नकारात्मक, जिसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है ना। वो सब इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, है ना, क्योंकि अब धार्मिक, और इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सब अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। क्या कह रहा है? पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक के काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित, है ना। और यहाँ पे क्या कहता है? जटिल भी बनता गया। हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, है ना। हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, यानी कि ये विकसित अवस्था में गया तो ज़्यादा विकसित भी हुआ और ज़्यादा जटिल भी होते चला गया। सामाजिक संरचना, है ना। और 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जो भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। नास्तिक संप्रदाय की बात यहाँ पे किया जा रहा है। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था, है ना। और अध्याय 9 में क्या, आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे, जिसने पहली बार कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। ये संक्षिप्त था जो हमें ये बता रहा है कि हम लोग ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। 10वां अध्याय में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मुल्क के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसको लास्ट ही कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 11वां अध्याय
सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 12वें या 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाली राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में कुछ इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों से आपको यह अनुमान होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और क्यों उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है। अब सोचिए, जो लोग बहुत ही ज़्यादा बेहतर है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, कहीं ना कहीं वो इतिहास, अपने अतीत को बेहतर तरीके से समझा है। जो लोग अपना अतीत भूल जाते हैं वो कभी भी इंसान इतिहास नहीं लिख सकता। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो अपने अतीत को जानते हैं, अपना इतिहास जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका निर्माण हो, आपका विकास हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अतीत को समझिए, अतीत को जानिए। जो लोग अपना इतिहास नहीं भूलते वो कुछ भी कर जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इतिहास, और यहीं पे हमारा ये जो टॉपिक है, हमारा अतीत जो है, ये समाप्त होता है। अब मज़ा आएगा जब हम लोग प्रवेश करेंगे टॉपिक में। अब हम लोग टॉपिक में प्रवेश करेंगे और वहाँ से हम लोग अब शुरुआत करेंगे अपने अध्ययन का, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप ज़रूर अपने साथी और संगियों के बीच में इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़रूर कमेंट, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि और एनर्जी बना रहे, है ना। और बीपीएससी टीचर के लिए 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 71 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जीएस की तैयारी आप चाहते हैं बेहतर तरीके से हो, तो एक बार एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो अभी क्लास चल रहा है उसको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।